नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज जिन खबरों को लेकर बुलेटिन में चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक खबर से। उसके बाद बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से निर्यात बंदी हटी है लगभग 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की जो परेशानी है किसानों की, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में किसानों ने कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम भी उठाया और मंडी के हालात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि अभी क्या स्थिति मंडियों में बनी हुई है। और उसके बाद बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के माफ कीजिएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब किसानों को ये एडवाइस भी दी गई थी कि किसान रास्ता ना रोका जाए, विरोध प्रदर्शन ना किया जाए, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में लगातार किसानों के द्वारा बीजेपी उम्मीदवारों का रास्ता रोका जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, वहीं एक खबर पंजाब से भी निकलकर सामने आई और आखिर में हम बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस खबर का, राजनीतिक खबर से शुरुआत करते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हम देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है 400 पार, तो इन्हें 400 पार चाहिए, क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसको खत्म करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के रास्ते में बाधा बन रहे सभी नेताओं को नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं। मोदी अब अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पहले शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं को खत्म कर दिया। अब अगला नंबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। तो इस तरीके से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम प्याज को लेकर, जहां एक तरफ महाराष्ट्र की कई मंडियों में प्याज का न्यूनतम दाम गिरकर सिर्फ 1 और 2 रुपए किलो रह गया है, वहीं कुछ मंडियों में न्यूनतम दाम ही 10 से लेकर 16 रुपए किलो तक पहुंच गया। जिन मंडियों में आवक कम है वहां दाम ठीक मिल रहा है, लेकिन जहां बम्पर आवक है वहां पर दाम बहुत कम हो गया है। इसलिए अब किसानों को ये सलाह दी जा रही है कि वो प्याज को बेचने के बजाय स्टोर करके रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में उनको फायदा मिल सकता है। ऐसे में आपको बता दें, सीजन के प्याज को खरीफ की तरह बेचना मजबूरी नहीं है। हालांकि प्याज को स्टोर करने की क्षमता सभी किसानों के पास नहीं है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर जिले की हिंगड़ा मंडी में 15 मई को प्याज का न्यूनतम दाम 16 रुपए किलो रहा। सतारा मंडी में 15, चंद्रपुर और मचरलोनी में 12 और मुंबई में 13 रुपए किलो रहा। सोलापुर में 12,275 क्विंटल प्याज की आवक हुई। इतनी अधिक आवक के कारण यहाँ किसानों को न्यूनतम दाम सिर्फ 1 रुपए किलो मिल रहा। सोलापुर मंडी में ही किसानों को अधिकतम दाम 25 रुपए किलो मिला, जो राज्य में सबसे अधिक है। इस वक्त भले ही प्याज का दाम किसानों के मन मुताबिक नहीं मिल रहा, लेकिन उत्पादन की स्थिति बताती है कि आगे चलकर दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस साल कम उत्पादन का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भी प्याज का जो उत्पादन है वो 254.73 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन उत्पादन की तुलना में लगभग 47 लाख टन कम है। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक महाराष्ट्र में पिछले साल से 34.31 लाख टन प्याज का कम उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। इससे दाम बढ़ सकते हैं। तो जिस तरीके से अब किसानों के सामने ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर निर्यात बंदी खुलती है तो किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन इसके इतर तस्वीरें हैं, क्योंकि लगभग 13 दिन हो चुके हैं और अभी भी जो दाम है वो जस का तस बना हुआ है। कहीं पर 1 रुपए तो कहीं पर 2 रुपए के भाव से किसानों को प्याज बेचना पड़ रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसान स्टोर करके प्याज को रखते हैं तो आने वाले वक्त में किसानों को ही इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर दाम बढ़ते हैं मार्केट में तो
अच्छा दाम किसानों को मिल सकता है, अच्छा मुनाफा किसानों को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अभी यही स्थिति है कि मंडी में जो किसानों की स्थिति है वो बेहतर नहीं है। किसानों को बहुत ही कम दाम में प्याज बेचने को वो मजबूर हो रहे हैं। अब बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि लगभग 13 फरवरी से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान लगातार हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर डटकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में स्थिति अलग है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी उम्मीदवारों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा, किसान लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों का विरोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। राज्य में हर दिन कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवारों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा। किसानों के विरोध के कारण कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच टकराव की स्थिति हो जाती है। इसके कारण राज्य पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसानों का विरोध कम हो और बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। कई खबरें पंजाब से निकलकर सामने आई हैं। हाल फिलहाल में भी बीजेपी उम्मीदवार का विरोध किया गया था और उससे पहले भी लगातार किसान करते आए हैं। ऐसे में किसानों का यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार हमारी बात को नजरअंदाज कर रही है, अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो हम शांतिपूर्वक अपने घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन जब तक नई सरकार नहीं बन जाती या जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, चाहे भले ही नई सरकार बन जाए, लेकिन हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आयोग और पुलिस प्रशासन के लिए किसानों का विरोध इसलिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि जल्द ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता राज्य का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में किसानों के विरोध को शांत करना बेहद जरूरी है। इसलिए राज्य की पुलिस किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बच रही है। साथ ही किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही, इसलिए आयोग और प्रशासन की तरफ से किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा कि विरोध के दौरान किसी तरह से बहस ना हो, कोई झड़प ना हो, कोई बदतमीजी ना हो। तो इसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैदी से डटी हुई है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से किसानों ने काले झंडे दिखाए थे, विरोध प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी। हालांकि अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी होगा, बड़े राजनेताओं का दौरा होगा अगर पंजाब में, तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि किसान लगातार आक्रोशित हैं। पंजाब हरियाणा के किसान, विरोध प्रदर्शन उनका लगातार जारी है, बीजेपी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है वो बरनाला से है, जहां बरनाला में किसानों के बीच झड़प का मामला सामने आया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर बरनाला शहर बंद, सभी दुकानों को बंद किया गया। व्यापारियों ने दुकानें और कारोबार बंद करने का विरोध जताया। बरनाला में सभी बाजार और दुकानें बंद पड़ी हैं। मेडिकल स्टोर केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए खुले हैं। बाजार में एकत्रित होकर दुकानदारों और व्यापारियों ने किसान यूनियन, सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और आज जो बरनाला विच व्यापारियों वालों बंद का ऐलान किया गया है। अज दिखावांगे बरनाला के भगत सिंह चौक में खड़े, जिथे सारे व्यापारी अज बंद का ऐलान किया गया। सारे हर एक तरह के व्यापारी, चाहे दुकान का छोटे कारोबार हो रहे या बड़े कारोबार, सारे अज बंद करके सड़कों के उतरे ने। पूरे मुकम्मल तौर पर बंद देखने को मिल रही है। आइलर सेंटर एजुकेशन संबंधित प्रधान ने एसोसीएशन ने की नाम है मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। कुलविंदर जी, अज किस लैवल से बंद ने, किस रोले को लेके विवाद शुरू होया? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਲੜਕੇ ਗਏ ਨੇ यूके, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਲਾਈ
ਆਈ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ 10 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, 6 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਲੈਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MSME ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਂਸਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਂਸਲ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ, ਬੰਦਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ BRC ਮਿਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ MSME ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਖੌਫੀ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਚੱਲੂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ FIR ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50% ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਘੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਟ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗਿਆਉਣਗੇ? ਇਹ 4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭੱਠਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਸੇ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ?
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मई का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में जो गर्मी का सितम है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आईएमडी का क्या कुछ कहना है और दिल्ली में किस तरीके से मौसम को लेकर हालात रहने वाले हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट पेश की जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी क्या स्थिति बनती नजर आ रही है। मई का आधा महीना बीत चुका है और बढ़ते दिनों के साथ जिस तरह से मौसम विभाग लगातार कहता है कि गर्मी का असर भी दिखने लगेगा, ऐसा दिखने भी लगा है। उत्तर भारत अब गर्म हो गया। इस वक्त मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार हैं। सर, आपने हमें पहले ही कहा था कि जैसे जैसे गर्मियों के दिन बढ़ेंगे ग्रेजुअली गर्मी भी बढ़ेगी। अभी नॉर्थ में क्या कंडीशन रहने वाली है? देखिए, अभी क्या है कि जो टेम्परेचर्स मैक्सिमम पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 40 डिग्री से ज़्यादा ही हैं। इवन जो राजस्थान के टेम्परेचर्स हैं 44 डिग्री क्रॉस हो चुके हैं काफ़ी जगह पे। इवन अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें, वहाँ भी 42 प्लस टेम्परेचर्स चल रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश आल्सो। तो हमने आने वाले 5 दिनों में यही वार्निंग दे रखा है कि जहाँ आज से काफ़ी दिनों से हम बोल रहे थे कि आज से हीट वेव स्टार्ट हो जाएगा, तो आज से जो हीट वेव का हमारा वार्निंग है स्पेसिफिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए है। और इसके बाद कल से उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद एक दिन और बाद जे नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी हीट वेव आने का हमारा पूरा अनुमान है। इसके अलावा गुजरात स्टेट में भी आने वाले 3 दिनों में हीट वेव रहेगा। अभी थोड़ा इसका इंटेंसिटी कम है, हमने हीट वेव का वार्निंग दिया। उसके बाद जो सीवियर हीट वेव भी हो सकता है। सीवियर मीन जैसे हमारा आईएमडी का क्राइटेरिया है, अगर नॉर्मल से टेम्परेचर 4.5 से ज़्यादा होते हैं तो हम हीट वेव बोलते हैं। अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। इसके अलावा भी क्या होता है कि जैसे मई के टेम्परेचर्स मैक्सिमम टाइम हायर साइड ही रहते हैं, जो पूरा साल का सबसे गर्म महीना होता है, तो बहुत सारी जगह में 45 डिग्री टेम्परेचर ही पहुंच जाता है। तो दूसरा थ्रेशोल्ड होता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर है तो भी हम हीट वेव बोल देते हैं, जैसे स्पेसिफिकली राजस्थान में एरिया में रहेगा। और अगर 47 डिग्री हो जाता है तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। तो हाँ जी सर, लेकिन इस बीच मेरा सवाल आपसे एक ये है कि अप्रैल इस बार बड़ा ठंडा रहा था। आप लोग लगातार कह भी रहे थे कि आप बस मई का इंतजार करिए, आपको जो गर्मी है, हीट वेव्स है, वो देखने को मिलेंगे। दिल्ली में भी क्या हीट वेव्स आने की आशंका है? देखिए, दिल्ली में भी अभी स्लोली टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो बाय 18 इट मे रीच 45 डिग्री सेल्सियस आल्सो, एक आधी जगह पे पहुंच सकता है। तो इसलिए दिल्ली में भी हीट वेव के आसार हैं। अभी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और 44-45 डिग्री कहीं ना कहीं दिल्ली के एक आधे स्टेशन में पहुंचने का हमारा पूरा अनुमान है। और हीट वेव सिनेरियो दिल्ली में, एनसीआर दिल्ली में भी रहेगा। सर, वहीं अगर हम पहाड़ी इलाके और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं वो थोड़ा सैटेलाइट के माध्यम से बताना चाहूँगा। अगर आप देखिए, अभी थोड़ा क्लाउड्स आपको जहाँ दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहाँ से हवाएं जब बे ऑफ बंगाल से जाती हैं, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी होती है। वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा बहुत होता रहेगा। और साथ में हैवी रेनफॉल मीन 6.5 सेंटीमीटर से रेनफॉल होने का भी अनुमान है। इसके अलावा जैसे आप पहाड़ों की बात करें, वेस्टर्न हिमालय रीजन में अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा। लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहेगी आने वाले दिनों में, लेकिन उस पर प्लेन्स पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसके कारण प्लेन्स ड्राई होने के कारण नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सैटेलाइट पिक्चर्स में आपका मैक्सिमम जो क्लाउड्स है वो साउथ पेनिनसुलर इंडिया में है। वहाँ पे जो कंडीशंस काफ़ी एक्टिव है इस समय कंटिन्यूस वहाँ हैवी रेनफॉल हो रही है। कल भी केरला में वेरी हैवी रेनफॉल मीन 12 सेंटीमीटर से रेनफॉल ज़्यादा हुई। तमिलनाडु में भी रेनफॉल हैवी हुआ। और उसके बाद इंटीरियर कर्नाटका में भी रेनफॉल एक्टिविटी चालू है। और आज के लिए हमारा जो सिनॉप्टिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। हमने तमिलनाडु में एक्सट्रीमली हैवी दे रखा है, रेड अलर्ट। उसका हो सकता है कुछ स्टेशंस में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो जाए। और इसके अलावा केरला में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अनुमान है। और जहां कंटिन्यूस अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर कि अभी मौसम की क्या स्थिति बनी रहेगी। तो बता दें कि आईएमडी का जो अनुमान है उसके मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून के 31 मई के आसपास केरल में दस्तक देने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। इसके बाद ये आमतौर पर उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है। ऐसे में आईएमडी के महानिदेशक
मृत्युंजय महापात्र का ये कहना है कि यह जल्दी नहीं है, यह सामान्य तारीख के करीब है, क्योंकि केरल में मॉनसून की शुरुआत की सामान्य तारीख 1 जून है। पिछले महीने आईएमडी ने जून से सितंबर तक चलने वाले दक्षिण पश्चिमी मॉनसून मौसम के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया था। जून और जुलाई को कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानसून महीना माना जाता है, जिसके लिए किसान भी काफी ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो महीना अगर अच्छी बारिश होती है तो किसानों की फसल को इससे लाभ मिलता है, क्योंकि इस अवधि में खरीफ फसल की अधिकांश बुआई होती है। वहीं भारत आईएमडी के मुताबिक 2024 में औसत से अधिक मानसूनी बारिश का अनुमान लगाया गया है, जो देश के कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। पिछले साल अनियमित मौसम से कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक ये कहना है कि मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में आता है और सितंबर के मध्य में वापस चला जाता है। इस साल औसत बारिश 106% होने की उम्मीद है और मानसून के भी समय से पहले आने की उम्मीद है। तो 31 मई के आसपास केरल में मानसून इस बार दस्तक दे सकता है। हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार मानसून कब दस्तक देगा, लेकिन आपको बता दें कि पिछले साल मानसून का जब इंतजार किया जा रहा था तो मानसून ने कुछ देरी से दस्तक दी थी। तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो पहले 3 से 4 तारीख बताई गई थी, लेकिन उसके बाद मानसून ने उसे कुछ दिन के बाद दस्तक दी थी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि समय से पहले मानसून दस्तक देगा। हालांकि केरल में अमूमन देखा जाता है कि 1 जून को मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार 31 मई के लगभग मानसून दस्तक दे सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि 31 मई के आसपास केरल में मानसून के दस्तक देने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।